आप यूनिट 8 इंग्लिश क्लास 9 स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग के बारे में वीडियो देख रहे हैं। और ये रॉबर्ट फ्रोस्ट जो कि शायर हैं इस नज़म के 1874 1963 तक 1874 में ये पैदा हुए थे और 1963 तक ये जो थे इनकी डेथ हुई थी। तो लर्निंग आउटकम्स देख लें आप यूनिट 8 की। बाय द एंड ऑफ दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल कंस्ट्रक्ट द मीनिंग ऑफ द पोएम थ्रू अंडरस्टैंडिंग द की थीम। बच्चे जो हैं वो मायनी सीख लेंगे, मायनी को कंस्ट्रक्ट करना भी सीख लेंगे नज़म के मुताबिक, अगर उनको की थीम की समझ आ जाए। आइडेंटिफाई द स्पीकर इन द पोएम, और वो उनको ये भी पता चल जाएगा कि नज़म के अंदर जो स्पीकर है वो क्या है, कौन है, उसकी शनाख्त हो जाएगी। एलिट्रेशन इन द पोएम, ये इसकी ग्रामर का एक हिस्सा है जिसको आप इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। वो मैं आपको पूरी डिटेल में इस चैप्टर में इसको समझाऊंगा, उसके बारे में आप आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे। इंटरप्रेट करना आ जाएगा आपको इमेजरी को, ये भी एक आपकी ग्रामर है जो मैंने आपको 5th लेसन के अंदर भी एक्सप्लेन की है। पैराफ्रेज करना आ जाएगा, समराइज करना आ जाएगा, मरकजी ख्याल खुलासा ढूंढना आ जाएगा आपको इसका। उसके बाद आप रिस्पोंड टू द पोएम बाय गिविंग अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। आप नज़म पढ़ने के बाद अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी देने के काबिल होंगे। यूज एडजेक्टिव फ्रेजेस एंड एडवर्ब फ्रेजेस भी आपको आ जाएंगे, ये भी इंग्लिश बी है, ये भी इंग्लिश बी का हिस्सा है। सो लेट्स टॉक अबाउट पेज नंबर 82 स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग के स्टैंजा के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो। शायर कहता है कि किसकी जंगलात हैं ये, मैं जानता हूं, शायद मुझे लगता है कि मैं उसको जानता हूं। वुड्स यहां पर फॉरेस्ट को कहा जा रहा है। हिज हाउस इज इन द विलेज दो, और मुझे लगता है कि ये जो वुड्स का मालिक है, अगरचक इसका जो गांव में घर है इसका अपना, जो वुड्स का मालिक है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, शायद वो मुझे ना देख सके कि मैं यहां पर रुक पा रहा हूं या रुक सकता हूं। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, और उसको देखना चाहिए कि उसकी जो लकड़ियां हैं, मतलब जो जंगलात हैं, वो स्नो से भरे हुए हैं। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर, मेरा जो पोनी हॉर्स है, मतलब घोड़े का जो बच्चा है, वो सोच रहा है कि ये क्वेयर है। क्वेयर मतलब स्ट्रेंज है, उसके लिए अजीब है यहां पर रुकना। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, और किसी भी करीब जो है फार्म हाउस नहीं है और उसको रुकना बगैर फार्म हाउस के यहां पर क्वेयर लग रहा है, अजीब लग रहा है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, और ये जंगलात और जमी हुई झील के दरमियान उसको रुकना अजीब लग रहा है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, वैसे तो बहुत शाम जो हैं अंधेरी होती हैं, लेकिन ये साल की सबसे अंधेरी शाम है। उसके बाद यहां पे बात हो रही है कि ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, और वो अपनी जो बेल्स हैं उनको हल्का सा हिलाता है। ठीक है, अगर हम यहां पर हार्नेस का मतलब देखें तो हार्नेस का मतलब है साजगार घंटियों को शेक हिलाता है, मतलब वो आवाज क्रिएट करने की कोशिश करता है। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, हो सकता है कि हम यहां पर रुककर कोई गलती कर रहे हैं। द ओनली अदर साउंड्स दे स्वीप, और जो और आने वाली मजीद आवाजें हैं तो वो तो यही बस है, और तो कोई भी नहीं है। ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, और ऐसा लगता है जैसे हल्की हवा के चलने की और बर्फ के नर्म गालों, मतलब गोले होते हैं ना जो, उनको फ्लेक कहते हैं, जो हैं वो गिरने की हैं, मतलब नीचे आने वाले हैं। उसके बाद लिखा हुआ था वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, ये जो जंगलात हैं बहुत खूबसूरत, घने और खूबसूरत हैं, अपनी तरफ अट्रैक्टिव हैं, अट्रैक्ट करने वाले हैं। बट आई प्रोमिसेस टू कीप, मतलब मुझे तो मैंने तो वादा किया हुआ है कि मैं अभी अपना सफ़र जारी रखूंगा। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे सोए बगैर, सोने से पहले बहुत मीलों सफ़र करना है, और सोने से पहले बहुत मीलों सफ़र करना है। सो एज वी हैव डन द स्टैंजाज एक्सप्लेनेशन और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी हम कर चुके हैं, तो अब बात करते हैं नोट्स एंड कमेंट्स की। मतलब आपके इसी यूनिट 8 में पोएम में वो क्या कहना चाह रहा है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो आपको क्या जो है इसके अंदर बताना चाह रहा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज अ फेमस अमेरिकन पोइट, ये बहुत मशहूर
अमेरिका का एक शायर था। पैदा हुआ सैन फ्रांसिस्को में मार्च 26, 1874 को। He was an internationally acclaimed poet who won the famous Pulitzer Prize for 4 times. वो एक बैनुल-अक़वामी शायर था और उसने ये दावा किया था कि मैं एक बहुत मशहूर जो है शायर हूँ, और उसने 4 मरतबा पुलिट्जर प्राइज को भी जीता था। His poetry focused on the themes of nature. उसकी ज़्यादातर शायरी जो है उसका जो थीम होता है वो कुदरत के बारे में होता है। In which he embedded the contemporary and philosophical issues of his times. जिसने उस नज़मों में बताया है अपने फ़लसफ़ाई मसाइल को, अपने वक्त के फ़लसफ़ाई मसाइल को। He died in Boston on January 29, 1963. 1963 जनवरी, बॉस्टन एक जगह का नाम है, वहाँ वो इस दुनिया से रुखसत हो गया था। अदर पोइम्स रॉबर्ट फ्रोस्ट की ब्रिजेस आफ्टर एप्पल पिकिंग, या आप बीए में पढ़ेंगे, मेंडिंग वॉल्स, डेजर्ट प्लेसेस, होम ब्यूरल, द रोड नॉट टेकन, ये बहुत मशहूर नज़में हैं जो उसने मज़ीद लिखी हुई हैं। और अगर आप इसी नज़म की थीम की बात करें तो लिखा हुआ है जी, द पोएम पॉइंट्स आउट द अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग ब्यूटी ऑफ नेचर। ये जो नज़म है ये आपको बयान कर रही है, बता रही है कुदरत की खूबसूरती, पुरकशिश, एक्साइटिंग, पुरजोश जो है, और अपनी तरफ तवज्जो करने वाली, अपनी तरफ खींचने वाली खूबसूरती। And simultaneously hints at the need to carry on with daily affairs of life. और बताती है कि आप अपने रोज़मर्रा के काम, ज़िंदगी के कामों को नहीं छोड़ सकते, कैरी ऑन, जारी रखना पड़ता है। बेशक आपको अट्रैक्टिव और एक्साइटिंग ब्यूटी ऑफ नेचर अपनी तरफ खींच रही हो, लेकिन आपको अपने रोज़मर्रा के कामों को, ज़िंदगी के कामों को देखना पड़ता है, कैरी ऑन रखना पड़ता है, जारी रखना पड़ता है। द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी इज़ वेरी इनवाइटिंग। अगर आप अपनी दुनिया की खूबसूरती को देखो तो वो आपको बहुत इनवाइट कर रही है। इट जस्ट कॉल यू कि आएँ और देखें मेरे अंदर कितनी खूबसूरती है। ये मैं हमारी दुनिया की खूबसूरती के बारे में बात कर रहा हूँ। बट वन मस्ट मेंटेन बैलेंस बिटवीन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी एंड इमेजिनेशन। लेकिन आपको ही बरकरार रखना है तवाज़ुन को। किसके दरमियान? हकीकी दुनिया और ख्यालात के दरमियान। अगर आप इन दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस नहीं रखेंगे तो फिर आप भटक सकते हैं, क्योंकि ख्यालात और हकीकत में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो शायर भी इसी चीज़ पर जोर दे रहा है। अब यूनिट 8 स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग की समरी की बात करते हैं। सो दिस इज योर समरी। आप अगर इस यूनिट की बात करें समरी की, तो आप अगर थोड़ा सा इसके अंदर तवज्जो देंगे तो आपको ये बहुत आसान समरी लगने लग जाएगी। द पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग हैज बीन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। ये जो नज़म है स्टॉपिंग बाय वुड्स, ये हमारे रॉबर्ट फ्रोस्ट शायर ने लिखी है। वेल नोन अमेरिकन पोएट, ये बहुत मशहूर अमेरिका का जो है शायर है। The main theme of the poem revolves around a traveler who is passing through woods which are lovely, dark and deep. अगर आप इसके मेन थीम की बात करें नज़म की, ये गिर्द घूमती है, राउंड, रिवॉल्व्स, गिर्द घूमती है, एक मुसाफिर के गिर्द घूमती है जो गुजर रहा है एक जंगलात से जो बहुत खूबसूरत, अपनी तरफ खींचने वाले और घने हैं, गहरे, घने मतलब। The words are so enchanting and inspiring that the poet is compelled to stop his horse to stare at the beauty of the woods. कि जंगलात इतनी खूबसूरत, इतने शानदार, इतने इंस्पायरिंग, मुतासिर कुन है, अपनी तरफ खींचने वाले हैं कि शायर मजबूर है अपने घोड़े को रोकने के लिए और जंगलात की खूबसूरती को देखने के लिए। स्टेयर, देखना। It is one of the darkest evening of the year. ये साल की सबसे अंधेरी रात है। Snow falling is in its full swing. ये जो बर्फबारी है वो अपने पूरे जोरों शोर में है। फुल स्विंग, जोरों शोर में होना। Snowflakes are downy, और जो बर्फ के तोदे हैं वो नीचे की तरफ हैं।
His pony horse का मतलब है जी घोड़े का बच्चा, is thinking it queer to stop by the forest without a farmhouse nearby. जो उसका घोड़े का बच्चा है जिस पर वो राइड कर रहा है, strange, वो अजीब महसूस कर रहा है, queer का मतलब बता रहा हूं, अजीब महसूस कर रहा है कि यार मैं क्या इस जंगल के पास रुकूं, क्योंकि ये तो फार्म हाउस भी कोई करीब नहीं है, उसके बगैर ये जंगल है, तो मैं नहीं रुक सकता, उसको अजीब लग रहा है रुकना। देयर इज अ फ्रोजन लेक बिसाइड द वुड्स, जंगलात के पीछे, जंगलात के साथ एक जमी हुई झील है। देयर आर साउंड ऑफ हार्नेस बेल्स ऑफ हिज हॉर्स, और घोड़ी की घंटी की बजने की आवाजें आ रही हैं। एंड द विंड ब्लोइंग थ्रू द ट्रीज, और हवा की सरसराहट की आवाज आ रही है, क्योंकि वो दरख्तों के जरिए गुजर रही है ना, तो इसलिए उसकी सरसराहट की आवाज आ रही है। तो जो ट्रैवलर है, जो मुसाफिर है, वो वॉन्डरिंग, वो ये सोच रहा है, द ट्रैवलर इज वॉन्डरिंग अबाउट द ऑनरशिप ऑफ द वुड्स, दैट हु इज द ऑनर ऑफ द वुड्स। तो जो क्या कहते हैं ट्रैवलर है, वो ये सोच रहा है कि मैं कैसे जो है इसके मालिक को ढूंढूं जंगलात के, कि हु इज द ऑनर ऑफ द वुड्स, कि कौन इसका जो है मालिक है जंगलात का। he probably knows the owner of the woods who is living in the village. वो कह रहा है मुमकिन है कि मैं जानता हूं जंगलात के मालिक को, शायद वो गांव में रहता है। तो जो शायर है वो बड़ा डीपली, उस पर गहरा असर हुआ है, फैसिनेटेड, वो गहरा मुतासिर हुआ है कुदरत की खूबसूरती से, जंगलात की कुदरत की खूबसूरती से, और यही लवली डार्क और डीप वुड्स ने उसको अट्रैक्ट किया है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया है। बट ही हैज मच मोर इंपॉर्टेंट बिजनेस, लेकिन उसको जो है इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेस की जरूरत है, उसको इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कारोबार, BUSINESS, कारोबार, अहम कारोबार पर जाना है। He has stands for the internal sleep that is death, और वो इसको बेयर कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका अंदरून, आपका अंदर वाला जो सुकून है, वो बेसिकली क्या हो सकता है कि अगर आप अपने मेंटल सेटिस्फाइड तो हैं लेकिन इंटरनल नहीं है, तो आपकी मौत भी हो सकती है। सो द पोएम इज एन एक्सलेंट एंड ब्यूटिफुल पीस ऑफ पोइट्री। तो एग्जैक्ट पीस की स्पेलिंग ये है, तो ब्यूटीफुल पीस ऑफ पोइट्री, ठीक है जी। तो ये जो शायरी है ये बहुत ज़्यादा शानदार और ख़ूबसूरत शायरी है, और ये कोई सिंबॉलिक मास्टरपीस से कम नहीं है, लेस देन अ सिंबॉलिक मास्टरपीस, मतलब एक आला जो है नज़म होना, कोई इस तरह की नज़म ना लिख सकना, तो उसे कहते हैं बहुत आला मास्टरपीस बना दी गई है नज़म। सो दिस वॉज योर समरी, एंड वेरी इजी इफ़ यू जस्ट फील कि अगर आपको भी प्रॉब्लम है तो आई कैन गिव यू अनदर ऑप्शन ऑफ समरी। आप ये मत समझें कि जो हमने आपको प्रोवाइड की है वही है, आपको मज़ीद हम जो है समरी दूसरे नोट्स या दूसरे जो मेरे बनाए हुए नोट्स हैं मैं उनसे भी आपको लिख कर दिखा सकता हूँ। तो अगर आपको इसकी नहीं समझ में आएगी, इंशाल्लाह उसकी लाजमी समझ में आ जाएगी, लेकिन ये आपने बताना है। तो अब ग्लॉसरी की बात करते हैं, जैसे कि अभी हमने समरी की है। तो पेज 83 पर स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग यूनिट 8 की ग्लॉसरी की बात कर लें तो लिखा हुआ है जी वुड्स। तो मैं आपको सारी नज़म में बताता रहा हूं, जब मैंने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हुआ है तब भी मैं बताता रहा हूं कि जो वुड्स हैं वो फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट मतलब जंगलात। तो क्वेयर मैंने भी आपको बताया था मतलब खलासे में कि इसको स्ट्रेंज, अजीब कहते हैं। हार्नेस मतलब किसी चीज पर काबू पाना। डाउनी मतलब सॉफ्ट फेदरी मतलब नरम, नरम तोदे। फ्लेक वेरी स्मॉल लूज मास ऑफ स्नो, ऐसा बर्फ का हिस्सा जो बहुत नाजुक होता है, ठीक है जी। डाउनी फ्लेक, सॉफ्ट फेदरी, वेरी स्मॉल। So we are on the same page, and that is 83, as we have done the glossary. Now we are going to do the comprehension. Answer the following questions. Who is the speaker in the poem? Comprehension जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ये क्वेश्चन आंसर्स होते हैं और आपका जो पैराग्राफ होता है उसके बाद जो है सवाल जवाब होते हैं। तो अब हम इनके सवाल जवाब कर रहे हैं
Stopping by Woods on a Snowy Evening, Unit 8 के. So this is your answer of question number 1. Who is the speaker of the poem? The speaker in the poem is the horse rider. तो जो घोड़सवार है या घोड़सवार है वही इस नज़म का क्या है, स्पीकर है, वही बता रहा है अपने आप. Let's talk about the question number 2. Whom does the speaker refer to in the first stanza of the poem? जो स्पीकर है जिसे हम शायर भी कह सकते हैं, वो पहली बंद में, नज़म के पहले बंद में किस को रेफर कर रहा है, किसको बयां कर रहा है, किसको बता रहा है. So on your screen, if you can see that question number 2 answer, the speaker refers to the owner of the woods. वो दूसरे स्टैंजा में सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई इस जंगलात का मालिक कहाँ पर है, कौन है मालिक इस जंगलात का. क्वेश्चन नंबर 3 है जी, वाई डज द स्पीकर स्टॉप ऑन द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. मतलब ये जो स्पीकर है, जो शायर है, वो क्यों साल की सबसे अंधेरी शाम में रुकता है. वो अंधेरी शाम में इसलिए रुकता है क्योंकि ही थिंक्स टू स्टॉप ऑन द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर बिकॉज द वुड्स आर लवली. जो जंगलात हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत, घने, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले हैं एंड डीप. तो ये उसके थर्ड का आंसर है. So the fourth question is, why does the horse impatiently await the next move of his master? ये जो घोड़ा है impatiently, बेताबी के साथ क्यों इंतज़ार करता है अपने मास्टर की अगली मूव, हरकत के बारे में. await इंतज़ार करना, impatiently बेसब्री के साथ. So the question number 4 answer is, the horse impatiently awaits the next move of his master as there is no farmhouse near. जो पोनी हॉर्स है, जो घोड़े का बच्चा है, वो बड़ा बेताबी से इंतज़ार कर रहा है अपने मास्टर की अगली मूव पर, कदम पर, क्योंकि उसके करीब कोई फार्म हाउस ही नहीं है. वो कह रहा है जी मैं कहाँ स्टे करेंगे हम लोग, मतलब वी आर जस्ट अलोन इन द वुड्स. द वुड नॉट, दे वुड नॉट, ये they will not be able to get any food. ठीक है, उनको तो कोई खाना भी नहीं मिलने वाला. He is also fearful that he might have made some mistake. हो सकता है कि वो इसलिए भी खौफजदा है क्योंकि उसको लगता है कि हमने कोई गुनाह कर लिया, मतलब हम किसी मुश्किल में फंस गए. Last question of comprehension. The speaker in the poem is captivated. Captivated का मतलब होता है गिरफ्तार हो जाना, मतलब अट्रैक्ट हो जाना किसी चीज़ से. बाय द ब्यूटी ऑफ नेचर, स्पीकर जो है वो कुदरत की खूबसूरती से कैप्टिवेटेड हो गया. वाई डजंट ही स्टॉप फॉर लॉन्ग. तो फिर उसको क्यों, मतलब जल्दी थी, वो ज़्यादा देर के लिए क्यों नहीं रुका ताकि वो कुदरत की खूबसूरती को लुत्फानंदोज हो सके. So the last question answer is, he is captivated by the beauty of the dark, deep and lovely woods. वो गिरफ्तार हो चुका है डार्क, घनी, डीप, गहरी, लवली, खूबसूरत लकड़ियां, मतलब जंगलात की खूबसूरती से गिरफ्तार हो चुका है. बट ही हैज़ प्रोमिसेस, लेकिन उसने वादा किया हुआ है, उसकी कमिटमेंट हैं कि उसने दोबारा से टू कीप दैट इज़ टू से दैट ही हैज़ सम वर्ल्डली टास्क, क्योंकि उसको दुनियावी काम भी बहुत हैं टू एक्म्प्लिश, सर अंजाम देने के लिए, पूरा करने के लिए. देयरफॉर ही डज नॉट स्टॉप देयर फॉर लॉन्ग. इसी वजह से वो जंगलात में ज़्यादा देर तक रुक नहीं सका. So as we have done the question answers, now exercise B. Some statements are directly supported by the poem. बिल्कुल जी, कुछ statements होती हैं जो directly हमें पता चल जाती हैं कि नज़म जो है उनको support कर रही है. Some are inferences based on evidences. मतलब किसी के references होते हैं, मतलब वो तशबीह दी जा रही होती है, उस सबूत से भी कुछ स्टैंजा होते हैं. टेक्स्ट वाइल सम आर नॉट सपोर्टेड बाय एनी एविडेंस. और नज़म के अंदर कुछ शेर ऐसे भी होते हैं, कुछ लाइंस और कुछ मिसरे ऐसे भी होते हैं जिनका कोई सबूत ही नहीं होता, मतलब कोई भी मिसरे को सपोर्ट नहीं कर रही होती है और वो खुद से शायर ने हमें उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी होती है.
पुट अ टिक इन द राइट कॉलम। अब पहला जो स्टेटमेंट है ये डायरेक्टली सपोर्टेड द पोएम है, ये इन्फ्रेंस बेस्ड ऑन सम एविडेंस फ्रॉम द पोएम है, और ये स्टेटमेंट नॉट सपोर्टेड बाय द एनी एविडेंस है। इट इज कोल्ड एंड डार्क विंटर, इसमें कोई शक नहीं है, ये डायरेक्टली सपोर्टेड है पोएम से, क्योंकि बहुत सर्दी थी, बहुत अंधेरा था, बहुत शदीद जो सर्दी पड़ रही थी। द स्पीकर नोज द ओनर ऑफ द वुड्स, इसमें इन रेफरेंस जो है वो इन फ्रेंच क्यों आ रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि कोई ना कोई सबूत मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मैं शायद जानता हूं इस जंगलात के मालिक को। So the page 84 is the same. We just have to cross this. This is not accurately. तो स्पीकर फील्स गिल्टी अबाउट स्टॉपिंग इन द वुड्स, इसमें जो है स्टेटमेंट जो है वो नॉट स्पॉटेड बाय एनी एविडेंस, इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, उसने शर्मिंदगी महसूस ही नहीं की जंगलात में रुकने की, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है इसका कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए हमने इस एरिया में इसको ब्लॉक बनाया है, ये रॉन्ग है, यहाँ पर नहीं बनाना। द स्पीकर थिंक्स अबाउट हिज कमिटमेंट्स एंड रीस्टार्ट्स हिज जर्नी, इस पर कोई शक नहीं है, उसके बहुत से काम थे जो उसने करने हैं, तो ये डायरेक्टली सपोर्टेड है बाय द पोएम। द स्पीकर इज टायर्ड एंड वॉन्ट्स टू रेस्ट, इसमें भी कोई शक नहीं है, वो थक जाता है और कहता है कि मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, थोड़ा सा इंतजार करता हूँ, लेकिन वो रुक नहीं पाता क्योंकि उसको बहुत अहम काम होता है आगे जाने के लिए। द हॉर्स फील स्ट्रेंज टू स्टॉप अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि उसको नजर आ रहा होता है कि नियर बाय कोई फार्म हाउस नहीं है, इसलिए ये डायरेक्टली सपोर्टेड बाय द पोएम के ब्लॉक में टिक किया गया है। द स्पीकर एप्रिशिएट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर, जी बिल्कुल, जो हमारे शायर हैं वो एप्रिशिएट मतलब दाद दे रहे हैं कुदरत की खूबसूरती के, इसलिए ये डायरेक्टली सपोर्टेड है। सो द सेम पेज 84 पर आप देख सकते हैं सी एक्सरसाइज, अंडरलाइन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट डिपिक्ट क्लियर इमेजरी इन द पोएम। पहले आपको पता होना चाहिए एलिट्रेशन क्या होती है। एलिट्रेशन रेफर्स टू द रिपीटिशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड क्लोजली टुगेदर इन द पोएम। तो आपने कॉन्सोनेंट साउंड्स को देखना है जो बार बार रिपीट हो रहा हो, ठीक है जी। एलिट्रेशन जो है उसको रेफर करती है, रिपीटिशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट इन वर्ड्स व्हिच इज यूज्ड क्लोजली टुगेदर इन द पोएम। तो आप देख सकते हैं वो मतलब whose woods, तो ये दोनों एक दूसरी की ये जो आपके कॉन्सोनेंट्स हैं आप देख सकते हैं एक ही स्टैंजा के अंदर, एक ही मिसरे के अंदर 2 मरतबा कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहे हैं, ठीक है जी। तो whose और ये w, तो ये दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं, तो ये एलिट्रेशंस हैं। his house, तो दैट्स मीन ह मतलब एच दोबारा रिपीट हो रहे हैं, तो ये दोनों एलिट्रेशंस हैं। सी मी स्टॉपिंग, तो स मतलब एस कॉन्सोनेंट है, एस यहां पर भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ए ई आई ओ यू वोवल के अलावा जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं उनको आप कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो मेरा ख्याल है आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि हमने इस एलिट्रेशन में क्यों ये वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आती, यू कैन जस्ट कमेंट अस, तो इंशाल्लाह हम आपको लिंक भेजेंगे जो आपके क्वेश्चन के आंसर का आंसर होगा। सी मी स्टॉपिंग, एस और एस दोनों एलिट्रेशंस हैं एक ही लाइन में। इमेजरी जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं और 4 चीज़ें इसके साथ बताई थी, जैसे सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन और इमेजरी बताई थी। इमेजरी दोबारा रिपीट हो रही है, आपको दोबारा समझा दी जाती है। Imagery is the constructions of the details used to create mental images in the mind of the reader through the visual sense as the sense of touch, smell, taste or sound. Imagery होता क्या है जी? ये आपके mental images में जाकर बन जाता है of the reader through the visual sense, क्योंकि आप देख सकते हैं, आपके पास देखने की समझ बूझ होती है जिसकी वजह से आपके दिमाग में images बन जाते हैं। लाइक अगर हम हेलन केलर की इसी बुक की बात करें तो उसके पास आंखें नहीं थी, लेकिन सेंस ऑफ टच था उसके पास, सेंस ऑफ स्मेल था उसके पास, सेंस ऑफ टेस्ट भी था, बस सेंस ऑफ साउंड नहीं था। तो अगर आप देखें कि इन 3 चीजों से वो विजुअलाइज कर सकती है, बता सकती है, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है विजुअल, ह्यूज ट्रीज इन द थिक एंड डार्क फॉरेस्ट। तो आप अगर इमेजरी को देखें तो इमेजरी यहां पर विजुअल है, क्योंकि वो ही बता रहा है कि यहां पर बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं, घने और गहरे। ऑडिटरी, द रसलिंग ऑफ लीव्स को कहा जा रहा है इस नज़म के अंदर।
अब ऑडिटरी होता क्या, सुनाई देने वाला, तो रसलिंग ऑफ लीव्स मतलब पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही है, तो ये ऑडिटरी है। तो ये ऑडिटरी, विजुअल, ये सब के सब इमेजिनरी हैं। फिर स्मेल है, सेंट ऑफ एप्पल्स जो है वो स्मेल होती है। स्वीट एंड जूसीज ऑरेंजेस का टेस्ट होता है। रग्ड एंड रफ पाथ को टच कर सकते हैं। तो अगर ये दरख्त भी रग्ड हो, रफ हो, तो खुरदरा हो या जरा नाहमवार सा हो, तो आप उसको टच करके पता कर सकते हो। तो टच, टेस्ट, स्मेल, ऑडिटरी, विजुअल, ये सब के सब इमेजिनरी हैं। चलें जी, बात करते हैं पेज नंबर 85 की, स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, यूनिट 9 की, सॉरी यूनिट 8 की। तो यहां पर एक्सरसाइज लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द एलिट्रेशंस एंड मेटाफोर्स इन द पोएम। आपने बताना है, शनाख्त करनी कि एलिट्रेशंस क्या होती हैं, मेटाफोर्स क्या होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, एलिट्रेशंस जो हैं सेम क्या कहते हैं, लाइन में दो कॉन्सोनेंट्स रिपीट करने को कहते हैं, तो हुज, वुड्स। तो यहां पर जो वुड्स है वो बेसिकली एलिट्रेशंस भी हैं, और वुड्स मेटाफोर क्यों हैं, क्योंकि ये जंगलात को जाहिर कर रहा है। तो यहां पर आप स्नो देख सकते हैं, ये आपकी यहां पर जो है मेटाफोर है। और फिर आप वुड्स दोबारा से देख सकते हैं, तो ये भी आपका यहां पर मेटाफोर है। लवली, डार्क, डीप, ये बेसिकली एक दूसरे से मेटाफोर कर रहे हैं। हम जंगलात को लवली, डार्क, डीप कह रहे हैं। प्रोमिसेस है, ठीक है, ये कॉन्सोनेंट्स भी हो सकते हैं, डी और डी रिपीट हो रहे हैं। फिर स्लीप जो है वो भी मेटाफोर है, तो प्रोमिसेस भी यहाँ पर मेटाफोर है। तो एलिट्रेशंस और मेटाफोर आपको नज़म में हमने बता दी हैं कि वो क्या चीज़ें हैं और कौन कौन सी हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पैराफ्रेज द फॉलोइंग, कि आप पैराफ्रेज करें फॉलोइंग लाइंस को। द वर्ड्स आर लवली, डार्क, डीप एंड डीप, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. So you can see on your screen the poet admit to having a hankering for the dark beautiful. मतलब वो खींचा चला जा रहा है, वो उनको उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, स्नोई वुड्स की तरफ, बर्फानी खूबसूरत बर्फ से भरी हुई जंगलात पर। बट वो ये भी बताता है साथ साथ, हैज़ गॉट थिंग्स टू डू, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं उसकी करने की, पीपल टू सी एंड प्लेसेस टू गो, उसके पास जो है ये भी बताने के लोग देखने आते हैं, जगह भी आते हैं, विजिट करते हैं। ही हैज़ गॉट अ लॉन्ग वे, लेकिन उसको भी बहुत दूर रास्ते पर जाना है। टू गो बिफोर ही कैन रेस्ट, और उसने तब तक जाना है रेस्ट किए बगैर जाना है, आराम किए बगैर, आराम किए करने से पहले उसने वहां पर जाना है। हिज हेड ऑन हिज लिटिल पिलो, और उसको जो है अपने सर के नीचे लिटिल पिलो नहीं रखना, क्योंकि उसको बहुत जल्द अपने काम के लिए जाना है। सो ही हैड बेटर गेट गोइंग, और बेहतर यही है कि उसको जाते जाना चाहिए, जाते जाना चाहिए। So as we have done the exercise E on the page 85 paraphrase, let's talk about the vocabulary. तो अगर हम vocabulary की बात करें तो they are saying that here are some words opposite in meaning. आपके सामने दो कॉलम्स हैं, आपने एक सी कॉलम बनाना है और बताना है कि ऐसे कौन सी ये वर्ड्स हैं जिनका ये ऑपोजिट है। तो मैच द कॉलम्स करने हैं आपने। तो विलेज बेसिकली मेल्ट को नहीं कहेंगे, वाटर साइलेंस को नहीं कहेंगे, इसका ऑपोजिट जो है वो बनता है शहर, सिटी। विलेज, सिटी। स्टॉपिंग कहते हैं रुक जाने को, ठीक है जी, स्टॉपिंग किसे कहते हैं, रुक जाने को। तो मूविंग किसे कहेंगे, ऑपोजिट लिखने हैं ना आपने, मुतरादिफ लिखने हैं, यहां पर ऑपोजिट पूछा गया है। ऑपोजिट का मतलब होता है उल्ट लिखना। तो स्टॉपिंग तो रुक जाना होता है और मूविंग हरकत करना। स्नो जो है वो ताजा नरम बर्फ को कहते हैं, इसका ऑपोजिट जो होगा वो पानी होगा, क्योंकि वो तो जमी हुई नहीं होती, वो ताजा बर्फ नरम नहीं होती है, तो हम इसको स्नो को पानी कहेंगे, क्योंकि स्नो जो है उसका उल्ट पानी है, पानी को जमाएंगे तो फिर स्नो बनेगी, तो इसलिए इसका ऑपोजिट वाटर है। अब फ्रोजन जो है उसको जमी हुई कहते हैं, मुंजमिंद कहते हैं, ठीक है जी, और मेल्ट कहते हैं पिघल जाने को। मेरा ख्याल है आपको ऑपोजिट समझ आ रहे होंगे। फ्रोजन जमा हुआ, मेल्ट पिघला हुआ। डार्केस्ट तारीक तरीन, और ब्राइटेस्ट रोशन तरीन। साउंड आवाज को कहते हैं, और यहां पर साइलेंस लिखा हुआ, खामोशी, ठीक है जी। साउंड, साइलेंस। डाउनी नरम चीज को कहते हैं, हार्ड
सख्त चीज को कहते हैं। डाउनी का ऑपोजिट उसके बिल्कुल सामने ही लिखा हुआ है इत्तफाकन से, हार्ड। डीप कहते हैं गहरा, तो शैलो कम गहरा, डीप गहरा, शैलो कम गहरा। सो पेज नंबर 85 वोकेबलरी के बाद हम जो देख रहे हैं एक्सरसाइज बी को, वो कह रहे हैं जी सर्कल द करेक्ट ऑप्शन को। द पोएम इज सजेस्टिव ऑफ प्रोफाउंड थॉट्स अबाउट रियलिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो जो हमारी नज़म है वो हमें मशवरा दे रही है, तजवीज़ दे रही है कि गहरी सोचें किसके बारे में, ज़िंदगी की हकीकत के बारे में। क्योंकि इस नज़म में बताया गया है कि उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था, तो वो सबसे पहले वो जाकर करेगा। डेथ, मौत और ज़िंदगी की हकीकत के बारे में सजेस्ट किया गया है इस नज़म में। द पोएम प्रेजेंट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑब्लिगेशंस ऑफ लाइफ एंड डिज़ायर टू एस्केप देम। तो यहां पर बी की ऑप्शन है। तो बी किसको कहते हैं कि जी आपकी जिंदगी और ख्वाहिशात से आप फरार नहीं हो सकते, जो आपकी जिम्मेदारियां आपने पूरी करनी है। आफ्टर रीडिंग द पोएम वी गेट रेडी टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। एक्चुअली मैं पढ़ने की ये कोशिश कर रहा था कि फील फेड अप ऑफ लाइफ तो कभी भी नहीं हो सकता इस नज़म में, और विश टू स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम तो कभी नहीं, क्योंकि अगर वो सो जाता तो वो अपने अहम काम कैसे करता। तो यहां पर इसकी ऑप्शन जो है वो सी है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम सी को लगाएं यहां पर, तो गेट रेडी टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। इंसान को हमेशा अपनी जिंदगी के मुश्किलात के बारे में सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। The poem conveys to us only profound thought। अभी आपने पहले एमसीक्यूज में ये वर्ड पढ़ा था गहरी सोच, a surface meaning, no meaning at all, नहीं, profound thought, गहरी सोच के बारे में आपने सोचना है। उसके बाद आपका लास्ट एमसीक्यू है पेज नंबर 86 का वोकेबलरी का। डार्क वुड सिंबलाइज डेथ एंड डिपार्चर टू अनदर वर्ल्ड। बिल्कुल जी, आपको मौत और रुखसत बताया जा रहा है कि अगली दुनिया में कैसे होना है। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द पेज नंबर 86 यूनिट 8 एंड नाउ वी आर ऑन द सेम पेज, that is grammar, page number 86 grammar। adjective phrase actually होते क्या हैं? An adjective phrase is a group of words that does the work of an adjective। तो ये जो adjective phrase है ये group of words है, मतलब थोड़े से ज्यादा words, ठीक है, 1 2 3 4 5, मतलब ये group of words हैं जो काम करते तो हैं लेकिन adjective का ही काम करते हैं। चलें जी पहले adjective देख लेते हैं, वो क्या होते हैं। An adjective is a word that add information। एक एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन के अंदर तारीफ में इजाफा करता है। जैसे कि उसने पहली मिसाल में आपको समझाया हुआ है, आई लाइक टू सी अ स्माइलिंग। ठीक है, मुस्कुराहट तो चाहिए, लेकिन किसके लिए चाहिए? फेस। ठीक है, तो फेस एक नाउन है, नाउन के अंदर इजाफा हो रहा है इंफॉर्मेशन का। ठीक है, फेस एक नाउन है, नाउन के अंदर इजाफा हो रहा है एक वर्ड का जिसको एडजेक्टिव कहते हैं। वो मुस्कुरा तो रहा है, वो मुस्कुराता दिखाई तो दे रहा है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट दिखाई कैसे दे रही है? चेहरे से। तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है, तो दैट इज समथिंग एडजेक्टिव। आई लाइक टू सी अ फेस विद अ स्माइल ऑन इट, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। मुझे चेहरा पसंद है, ठीक है, देखने में मुझे चेहरा पसंद है, लेकिन वो चेहरा जिसके ऊपर मुस्कुराहट हो, जो मुस्कुराहट के साथ हो। तो मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गई होगी। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच वर्क as in verb, adjective is known as adjective phrase। अगर adverb phrase की बात करें, an adverb phrase is a group of words that does the work of an adverb। एक adverb phrase भी वही है जो एक adverb होता है। जैसे कि अली ran quickly, एक ऐसा अल्फाज जो verb के अंदर इजाफा करे। ये जो verb है ना, ran, भागना, भागने में इजाफा किया जा रहा है इंफॉर्मेशन का, ये नाउन के अंदर इजाफे को कहते हैं। नाउन के अंदर इंफॉर्मेशन के इजाफे को एडजेक्टिव कहते हैं, और वर्ब के अंदर इंफॉर्मेशन के इजाफे को क्विकली कहते हैं, मतलब कि एडवर्ब कहते हैं।
अली रैन एट अ ग्रेट स्पीड, ये देखें ना आप, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एडवर्ब को ही जाहिर कर रहे हैं, लेकिन वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, फिर वो एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। क्लियर? जैसे कि अभी हमने डिटेल में डेफिनेशन की है, तो उम्मीद है कि आपको एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज समझ में आ गए होंगे। तो अब अगर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, तो रिप्लेस एक्सरसाइज ए है पेज नंबर 87 पर, रिप्लेस ईच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन एडजेक्टिव फ्रेज बाय एन एडजेक्टिव। ही वोर अ टर्बन मेड ऑफ सिल्क। ये जो मेड ऑफ सिल्क है ना, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव फ्रेज को जाहिर कर रहे हैं। वो कह रहा है एडजेक्टिव फ्रेज को एडजेक्टिव में तब्दील करें, तो मेड ऑफ सिल्क को हम लिख देंगे ही वोर अ सिल्कल टर्बन। ही वोर अ सिल्की टर्बन। तो ये जो सिल्की है बेसिकली हमने इसको एडजेक्टिव बना दिया, क्योंकि टर्बन तो एक नाउन है। He is a man without a friend। ये without a friend जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है जी, जो अपने आप को एडजेक्टिव कहे। तो he is a man, मैन तो एक नाउन है, तो जो विदाउट फ्रेंड है उसको आप फ्रेंडलेस कर दें। मतलब आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाते हैं, आप उन्हें एडजेक्टिव में चेंज कर रहे हैं ना। तो जो विदाउट अ फ्रेंड एडजेक्टिव फ्रेज है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में फ्रेंडलेस लिख देते हैं। मैन तो हमें पता है नाउन है, तो he is a friendless man। Nobody likes a person with bad temper। With bad temper एडजेक्टिव फ्रेज है, उसको आप लिख दें bad tempered, और आगे पर्सन एक नाउन है तो आप नाउन लिख दें। Nobody likes a bad tempered person। It is of no use। of no use को आप useless कर दें। It is useless। It is a man of sense, मतलब he is a sensible person। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एडजेक्टिव फ्रेज हैं हमने उनको एडजेक्टिव में चेंज किया। अब वो कह रहे हैं रिप्लेस ईच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन एडवर्ब्स बाय एन एडवर्ब फ्रेज। ये एडवर्ब है सारे, तो आपने जो करना है वो ये करना है कि आप इनको तब्दील करेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जो एडवर्ब फ्रेज कहलाएंगे। तो लिखा हुआ है जी द पिजन फ्लाइज स्विफ्टली, तो बहुत अच्छी स्पीड के साथ जा रहा है, तो हम स्विफ्टली को चेंज कर देंगे विद ग्रेट स्पीड। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया जिन्हें हम एडवर्ब फ्रेज कहेंगे, तो हम एडवर्ब से एडवर्ब फ्रेज बना रहे हैं। ही बिल्ड हिज हाउस देयर एट दैट प्लेस। ही ट्राइड हार्ड विद ऑल हिज माइट। उसने बहुत सख्त मेहनत की, मतलब अपनी पूरी ताकत के साथ। He spoke eloquently with eloquence। eloquently को हमने with eloquence में चेंज कर दिया। Did Sarah behave well? Did Sarah behave in a good manner? तो in a good manner ग्रुप ऑफ क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया। सो आपको ये चीजें समझाने की कोशिश की जा रही थी। ये बहुत अच्छी चीज है और आपके बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है ग्रामर के हवाले से तो आप प्लीज़ हमें कमेंट्स में लिखें, हम उनके ऊपर आपको लिंक्स शेयर कर देंगे, वरना जो आपका क्वेश्चन है हम उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करके वीडियो आपसे शेयर करेंगे। तो प्लीज़ डोंट लेट योर सेल्फ कन्फ्यूज़। आप बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल आप हेजिटेट ना करें हमसे रब्ता करने के लिए। तो काइंडली आप कमेंट्स में आप अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, हम आपको हर एक प्रॉब्लम का सलूशन बताएंगे विद अ लिंक, बिकॉज हमारे यूट्यूब चैनल पर सब चीज़ें इंग्लिश की मौजूद हैं। So we have done the exercise C, and as you can see on your screen there is writing skills। तो अभी जैसा कि हमने sentences बनाए हैं adjective phrases और 3 sentences बनाए हैं adverb phrases के, तो इसी तरह अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो हम अब राइटिंग स्किल्स की बात कर रहे हैं। समराइज द पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। हमने सारी पोएम को समराइज करके लिखना है। So this is actually the summarize of the poem. The poem Stopping by Woods on a Snowy Evening is written by Robert Frost. It tells the story of a man who is traveling to his hometown. मतलब रॉबर्ट फ्रोस्ट जो है कहानी बता रहा है एक शख्स की जो मुसाफिर है और सफ़र करके जा रहा है अपने होम टाउन पर। When he reaches the woods, he is enchanted by its natural beauty। जब वो उन जंगलात में पहुंचता है तो जो कुदरती खूबसूरती है उससे वो
अट्रैक्ट हो जाता है, मतलब अपनी तरफ खींचा चला जाता है, उस खूबसूरती की तरफ खींचा चला जाता है. ही वॉन्डर्स हुज वुड्स आर दीज, और वो ये सोच रहा होता है कि ये जंगलात किसके हैं. शायद ही नोज द ऑनर हु इज लिविंग इन द नियर बाय विलेज. शायद वो कह रहे हैं मैं जानता हूं मालिक को जो कि करीबी गांव में रहता है. उसके बाद हिज हॉर्स इज थिंकिंग इट स्ट्रेंज टू स्टॉप बाय द वुड्स. उसका जो घोड़ा है जो कि पोनी हॉर्स है वो बड़ा अजीब, मतलब उसको लग रहा है जंगलात के पास रुकना. देयर इज नो फार्म हाउस इन साइड. मंजर, नज़ारे में, बिल्कुल सामने कोई भी फार्म हाउस नजर नहीं आ रहा. हिज हॉर्स गिव्स अ शेक टू द हार्नेस बेल्स. तो इसलिए घोड़ा जरा अपने आप को तन्हा पाते हुए अपनी बेल्स को, अपनी घंटियों को शेक्स मतलब हिलाता है. देयर इज अ फ्रोजन लेक एंड स्नो फ्लेक्स टू बी सीन. और वहां पर देखी जा सकती है एक जमी हुई झील और स्नो फ्लेक्स मतलब बर्फ के तोदे देखे जा सकते हैं. विंड इज पासिंग थ्रू द ट्रीज. जंगलात के दरख्तों के जरिए हवा गुजर सकती है. द वुड्स आर लेवली डार्क एंड डीप. जो उधर के जंगलात हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, घने हैं, अपनी तरफ खींचने वाले हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले हैं. बट द पोएट हैज नो मैनी थिंग्स, सो मैनी थिंग्स टू डू. शायर के पास लेकिन बहुत सी चीजें हैं और भी करने की. एंड ही हैज मैनी माइल्स टू गो बिफोर ही कैन गो टू द बेड फॉर स्लीपिंग. और उसको बहुत मीलों दूर जाना है सोने, बिस्तर पर सोने से पहले उसने बहुत दूर मीलों जाना है. दिस वॉज योर समराइज ऑफ द पोएम. सो यू कैन स्क्रीन, आपने अपनी स्क्रीन पे देखा होगा कि यहां पर हमने एक्सरसाइज बी लिखी हुई है, राइट एन एसे. तो आपने जी ऐसे लिखना है कॉन्ट्रास्टिंग लिविंग इन द सिटी. आपने शहरी ज़िंदगी पर ऐसे लिखना है और बताना है कि मुल्क के अंदर आप शहरी ज़िंदगी कैसी देख सकते हैं. और 170 से लेकर 200 वर्ड्स तक होना चाहिए. सबसे पहले आपने जो मोटिव यूज़ करना है वो सिटी लाइफ है, उसके अंदर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखनी है, और फिर कंट्री लाइफ देखनी है. कंट्री लाइफ के बाद आपने बताना है कि कंट्री मतलब मुल्क के अंदर ज़िंदगी की फ़वाइद क्या है, नुकसानात क्या हैं, और फिर आपने अपने इस ऐसे को कंक्लूड कर देना, मतलब कंक्लूजन कर देना. तो ये है जी आपकी लाइफ इन अ बिग सिटी, डेली लाइफ इन अ बिग सिटी. Lahore is ever so busy and exciting. The busiest parts of the day are cold peak hours. आप अगर बड़े शहरों की लाहौर के अंदर ज़िंदगी, रोज़ाना की ज़िंदगी के बताएंगे तो वो बहुत मसरूफ़ है, बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटिंग नज़र आते हैं, पुरजोश नज़र आते हैं. द बिजिएस्ट पार्ट्स ऑफ द डे. और देखिएगा जहाँ पर भी आपको मसरूफ़ तरीन जगह नज़र आएंगी वो पीक आवर्स के अंदर बहुत बिजी होंगी. पीक आवर्स का मतलब होता है सुबह 8 बजे के टाइम, रात 7-8 बजे के टाइम, फिर शाम 4-5 बजे जब छुट्टी होती है, जब लोग ऑफिस जा रहे होते हैं तब. द रश ऑफ ट्रैफिक इन द मॉर्निंग एट मिड डे, अर्ली इवनिंग इज एट इट्स पीक. मैं आपको बता चुका हूँ. द बिग अर्बन ट्रांसपोर्ट, बसेस, वैगन्स, कार्स, कोचेस, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, टैक्सी, cabs, motorcycles, tangas, radars, पास अप एंड डाउन फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट एट नाइट. बिल्कुल जी, ट्रैफिक के अंदर यही चीजें आती हैं. एट पीक आवर्स नॉइज ऑफ द पासिंग ट्रैफिक इज सो हाई दैट टू पर्सन्स कैन नॉट हेयर ईच अदर. इतना ज्यादा शोर होता है कि एक शख्स दूसरे शख्स की आवाज को सुन नहीं सकता. द बिजिएस्ट एंड टेरिबली नॉइजी स्पॉट्स इन लाहौर आर द मीनार पाकिस्तान, बादामी बाग, भट्टी गेट, मोची गेट, रेलवे स्टेशन, रीगल क्रॉसिंग, लक्ष्मी चौक, इचरा एंड मुल्तान रोड. ये सारी उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा मसरूफ जगह हैं. उसके आप बात देख सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स लाइक लाहौर हाई कोर्ट, GPO, म्यूजियम, जिन्हा हॉल, पंजाब यूनिवर्सिटी, मस्जिद शोहदा, असेंबली चैम्बर्स, वापटा, अलहमरा, द जू, कायद आजम, लाइब्रेरी, गवर्नर हाउस, HSN कॉलेज, शॉपिंग सेंटर्स, फॉरेन बैंक्स आर सिचुएटेड ऑन द शाह राय कायद आजम, जिसको हम मॉल रोड कहते हैं. This main avenue is remarkably clean and green. There is practically no dust and its pavements are crowded. कोई मिट्टी शिट्टी नहीं होती है, मतलब कोई मिट्टी होती ही नहीं है. और जो हमारे फुटपाथ हैं वो भरे हुए होते हैं लोगों से जो बड़ी जल्दी जल्दी आगे भी से जा रहे होते हैं.
Traffic policemen are always on duty and they regulate the traffic efficiently. Well over 100,000 vehicles are 500,000 people pass up. तकरीबन कोई 100,000 मोटर गाड़ियाँ और आधा मिलियन लोग गुजरते हैं बिजी thoroughfare in a single day और मुकम्मल एक दिन के अंदर. Local and foreign tourist traffic to ancient sites like बादशाही मस्जिद, Jahangir and Noor Jahan mausoleums and Shalimar Garden is also quite heavy. जितनी भी मशहूर जगह हैं वहाँ पर जो सियाह की ट्रैफिक होती है, बाहर से लोग जो आए होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा होती है. लाइफ इन अ बिग सिटी लाइक लाहौर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ एक्टिविटीज़. बहुत ज़्यादा सरगर्मियाँ लाहौर की भरी पड़ी हैं, लोग जो हैं कामों में लगे हुए हैं. एंड ऑन द अदर हैंड ब्रोकन स्ट्रीट्स, stray dogs, ill-smelling slums, stagnation, sloppy administration, sorry crimes and sickening pollution are the sore signs of the city life. Well, ये आपके डिसएडवांटेज हैं. ये पूरी 3 लाइंस आपको डिसएडवांटेजेस बता रही हैं कि शहरों की डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती हैं. So we were on page number 87 and now we are doing the page number 88, oral communication skills. मैंने आपको जैसा कि बहुत मरतबा बताया हुआ है कि आपको छोटे छोटे जुमले बोलने हैं. जितने ज़्यादा आप छोटे छोटे जुमले बोलेंगे उतना ज़्यादा आपको इंग्लिश और ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स आपके स्ट्रांग होंगे. अगर तो आपने किसी से इंग्लिश बोलना शुरू कर दी है तो दैट इज़ वेल एंड गुड. अगर आपने नहीं की तो आप स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर आप ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स को देखेंगे तो आपको यही नज़र आएगा कि वो बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि एक्सप्रेशंस टू रिफ्यूज़ पोलाइटली. ये वो जुमले हैं, ये वो तासुरात हैं कि आप किसी को बड़ी नरमी से रिफ्यूज़ इनकार कर रहे हैं. नो प्लीज़. अगर आपसे कोई कहते हैं कि आप ये काम करना चाहते हैं तो आप नो का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप साथ प्लीज़ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करें. आई एम रियली सॉरी, मैंने ये काम नहीं कर सका, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं ये काम नहीं कर सका. आई एम रियली सॉरी. आई एम सॉरी बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल. आप मुझे कह रहे हैं कि मैं कराची चला जाऊँ तो ये इतना मुमकिन नहीं है. आई एम सॉरी, मैं माजरत ख्वाह हूँ, मुझे अफसोस है, बट लेकिन दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है. आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट, मुझे पछतावा है कि मैं आपको ये बता नहीं सका. आई एम अफ्रेड आई कैंट डू इट, मुझे डर है कि आपने जो मुझे काम दिया मैं वो नहीं कर सकता. आई अपोलोजाइज फॉर नॉट एक्सेप्टिंग द ऑफर, मैं माजरत खा हूँ कि मैं आपकी पेशकश को बिल्कुल कबूल नहीं कर सकता. सॉरी आई एम अनएबल टू डू इट राइट नाउ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ कि मैं इसको कर सकूँ. तो ये वो जुमले हैं जो आप आम रोज़ा लाइफ में अपनी रूटीन लाइफ के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं. और अगर आपको किसी के साथ भी जो है ना में जवाब देना है तो आप नरमी से उसको ना में इस तरह इन एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हुए अपनी ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज, वो कह रहे हैं कि आप पेयर्स में काम करें और सिचुएशन को पढ़ें बिलो एंड रिस्पॉन्ड यूजिंग एक्सप्रेशंस ऑफ प्राइट रिफ्यूजल. मतलब एक ए हो जाए और एक बी हो जाए. एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है. सिचुएशन क्या है जी? योर फ्रेंड रिक्वेस्ट टू बोरो योर बुक, आपका दोस्त आपसे क्या कहते हैं दरखास्त कर रहा है कि किताब उसको हुदारी चाहिए, मतलब हुदार चाहिए, बोरो करना चाह रहा है वो आपसे. योर कजन रिक्वेस्ट टू यूज योर कंप्यूटर, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है. तो आपने इन दोनों जवाब के लिए एक पोलाइट जो है रिफ्यूजल तैयार करना है. योर फ्रेंड्स वॉन्ट्स टू टेक यू टू पार्टी, आपके दोस्त आपको पार्टी में नहीं लेके जाएंगे. इसका जवाब आपने देना है और बड़े पोलाइट वे में देना है, बड़ी नरमी से देना है. यू रिक्वेस्ट योर टीचर टू एक्सटेंड द डेट ऑफ द एग्जाम, आपने अपनी टीचर से दरखास्त करनी है कि वो एग्जाम की डेट को एक्सटेंड बढ़ा दें. तो ये तमाम वो सिचुएशंस हैं जिसमें आपको ए पार्टी और बी पार्टी, मतलब ए पर्सन और बी पर्सन को आपस में रिहर्सल्स करवानी है. और ये बहुत इजी है, आप किसी को भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन अगर इफ़ यू आर यूजिंग द वर्ड नो प्लीज़ आई कैन नॉट जस्ट गिव यू द थिंग्स, तो आप अगर किसी को जवाब देना चाह रहे हैं तो आपने पोलाइट वे इस्तेमाल करना है इस सिचुएशंस में. अगर आपको 4 इन सिचुएशंस का जवाब देना है तो वेरी पोलाइटली देना है.
Now we are on the very important thing, page number 89, review to unit 5 to 8. जितने भी मैंने आपको पीछे चैप्टर्स करवाए हैं, अगर आप वीडियोस को देख रहे हैं, अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में हैं, तो आप 5 से 8 हर क्वेश्चन के आंसर को आप उस एक्सरसाइज में देख सकते हैं। मैंने एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया। रिव्यू 2 का मतलब ये है कि हमने 5 से लेकर 8 तक चैप्टर्स को पढ़ लिया है। अब जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको यहां पर दे दिए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट डू द डैफोडिल्स रिप्रेजेंट इन द पोएम। जो डैफोडिल्स हैं वो अपनी नज़म में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैंने आपको चैप्टर 5 करवाया हुआ है। उसकी एक्सरसाइज में आप जाएं, प्ले लिस्ट में 5वें चैप्टर पर आप क्लिक करें, उसकी एक्सरसाइज मैंने सॉल्व की हुई है, उसके अंदर ये क्वेश्चंस के आंसर सारे मौजूद हैं। हाउ हैज द पोएट हाइडन द इम्पैक्ट ऑफ द पोएम by using the figurative language. What was the Qaid's concept of our nation? Chapter 6 say. How can we become a strong nation? Same chapter say 6. What does love of our country demand from us? Same chapter है. How does the interior of the masjid look? 7th chapter है. उसके बाद लिखा हुआ है जी, हाउ डज द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद लुक, अंदरून मस्जिद का कैसा दिखाई देता है। वाई वॉज अ सेपरेट रॉयल रूम अटैच टू द मस्जिद, सेपरेट जो है शाही कमरा क्यों अलहदा मस्जिद के साथ अटैच किया हुआ था। एक्सरसाइज 7 में जाएं आप, प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। व्हाई डज द हॉर्स इम्पेशेंटली अवेट द नेक्स्ट मूव ऑफ हिज मास्टर, सेम क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा। पैराफ्रेज द फॉलोइंग लाइन्स, Whose words these are, I think I know। ये सारी पैराफ्रेजिंग मैंने आपको 8th चैप्टर अभी इसी वीडियो में आप देख सकते हैं। थोड़ा सा आप अपना जो है वीडियो को बैक साइड पे करें, नीचे मैंने टाइमलाइंस दी हुई हैं, आप टाइमलाइन से क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इसको मैंने इन 4 की 4 लाइन्स को पैराफ्रेज किया हुआ है। इनकी समरीज भी दी हुई हैं, इनको पैराफ्रेज करना कोई मुश्किल नहीं है। So we are on the most important part of this review 2 5 से 8 चैप्टर की जो रिव्यू है उसमें आपको वोकेबलरी शो हो रहा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ट्री ब्रांचेस वर कवर्ड विद ब्लैंकेट ऑफ स्नो, इन दिस सेंटेंस वी फाइंड एन एग्जांपल ऑफ। अच्छा, इसका आंसर जो है वो पर्सोनिफिकेशन है, और मैंने आप लोगों को पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, सिमिली और मेटाफोर अपनी तमाम पिछली एक्सरसाइजेज में क्लियर किया हुआ है। अगर फिर भी आपको एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफोर और पर्सोनिफिकेशन के बारे में सीखना है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करें, मैं आपको लिंक कर देता हूँ, और लिंक वो शेयर करूँगा जिसमें ये चारों चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई हैं। तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि मैंने एलिट्रेशन इसी चैप्टर के अंदर भी एक्सप्लेन किया हुआ है इसी वीडियो में। तो आप मेरी प्लेलिस्ट को ज़रूरी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको गो थ्रू करें ताकि आपको ये ग्रामर की जो पॉइंट्स हैं ये क्लियर हो जाए। कीप अप योर मोराल, मोराल कहते हैं जी हौसले को। वेल्थ, दौलत, सेक्शन, हिस्सा, वॉइस, आवाज़। सेल्फ एस्टीम, या आपकी बुक में फोर्टिट्यूड लिखा होगा, तो मोराल का मतलब यहां पर फोर्टिट्यूड है। So the MCQs 3, page number 19, the floors are covered with carpets. The underlined word is an antonym. ये आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो रखनी है इस चीज़ पर, क्योंकि देखें आपसे वो करेक्ट मीनिंग्स पूछता है सबसे ऊपर स्टेटमेंट में, लेकिन अगर वो नीचे स्टेटमेंट के अंदर एंटोनिम या सिनोनिम लिख देता है, उस चीज़ पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। कवर्ड का मतलब होता है ढांपना, ढकना। तो अगर आप इसका सिनोनिम देखेंगे तो उसको कहेंगे हम इनक्लोज्ड, लेकिन अगर एंटोनिम देखेंगे तो हम उसको कहेंगे एक्सपोज्ड। मतलब एक चीज कवर करो, एक जो है खुला छोड़ दो, तो ये इसका ऑपोजिट है, मतलब एंटोनिम है। स्प्रेड फैलाना, स्ट्रेच खींचना, या कुछ और भी सेंस में लिया जा सकता है, लेकिन ये तीनों ऑप्शंस नहीं है। एक्सपोज जो है वो एंटोनिम है कवर्ड का। द लिटिल बर्ड्स आर पिपिंग येट, जो हमारी चिड़ियां हैं या परिंदे हैं वो जो है चहचहा रही हैं। पिपिंग का मतलब होता है चहचहाना। वो कह रहा है जी द अंडरलाइन वर्ड इज एन सिनोनिम ऑफ डैश, तो आप यहां पर ट्विटरिंग लिखेंगे। ट्विटरिंग का मतलब होता है जी चहचहाना। अब ट्विटरिंग और पिपिंग एक दूसरे के सिनोनिम है। क्राइंग होता है रोना, येलिंग होता है चीख मारना, और वीपिंग होता है, आप ये भी रोने में ही आता है, सिसकियां जो है वो सॉबिंग होती है। तो ये आपके तीनों ऑप्शंस ठीक नहीं है। ट्विटरिंग और पिपिंग एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। मतलब अगर आपसे उसने सिनोनिम पूछा है तो पिपिंग का ट्विटरिंग सिनोनिम बनता है, चहचहाना है, इसका मतलब चहचहाना है। जो परिंदे हैं, छोटे परिंदे हैं, वो चहचहा रहे थे, येट अभी भी चहचहा रहे थे। तो जो पिपिंग का सिनोनिम है वो है ट्विटरिंग।
जैसा कि अब हमने वोकेबलरी ख़त्म कर ली है तो अब हम ग्रामर की तरफ चलते हैं। आपका फर्स्ट एमसीक्यू है जी, चूज द करेक्ट ऑप्शन का। द पुलिस डिस्पर्स्ड द क्राउड, द अंडरलाइन वर्ड इज डैश। अब जो क्राउड है उसको आप कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब कलेक्टिव नाउन एक्चुअली होता क्या है? कलेक्टिव नाउन हम किसी ग्रुप ऑफ पीपल को कहते हैं या किसी भी किस्म के ग्रुप ऑफ नाउन्स को कहते हैं कि जी आपका कलेक्टिव नाउन ग्रुप ऑफ पीपल को कहलाया जाता है। या किसी भी किस्म का जो है 4 से 5 लोग हो जाएं, जैसे आर्मी है, आर्मी के अंदर फौजी होते हैं, और जैसे क्लास है, क्लास के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं, इस तरह। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काउंटेबल नाउन लिखा हुआ है। तो काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जो नाउन गिने जा सकें। मटेरियल नाउन की अगर आप बात करें तो मटेरियल नाउन किसी चीज़ से दूसरी चीज़ का बनना। जैसे कि अगर हम टेबल की बात करें तो वो लकड़ी से बना होता है, और गिलास की बात करें तो वो शीशे से बना होता है। तो जो ग्लास है और जो लकड़ी है वो मटेरियल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन आप समझ गए होंगे, जो चीज़ें गिनी ना जा सकें। तो द पुलिस डिस्पर्स्ड द क्राउड, क्राउड यहां पर क्या है जी? कलेक्टिव नाउन। द डॉग सैट डैश हिज मास्टर, तो ये बिसाइड होगा। आप जो है डॉग के साथ जो है मास्टर बैठा हुआ है। द डॉग सैट हिज मास्टर, मतलब बिसाइड हिज मास्टर, जो डॉग है वो अपने मास्टर के साथ बैठा हुआ है। उसके बाद थर्ड एमसीक्यू है जी, वेट डैश आई रिटर्न, वेट टिल आई रिटर्न। तो ये जो आपकी ऑप्शन है यहां पर टिल की है, वेट टिल आई रिटर्न, अनलेस बिफोर इफ इसकी ऑप्शन नहीं है। आई हर्ड अ नॉइज डैश फ्रॉम बिहाइंड द रूम, आई हर्ड नॉइज कमिंग, आई हर्ड नॉइज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड द रूम। उसके बाद लिखा हुआ है जी, ही स्पोक वेरी लाउड। तो जो वेरी लाउड है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। द अंडरलाइन वर्ड इज एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वेरी लाउड जो है डिस्कस हो रहा है। अगर यहां पर फ्रीक्वेंसी की ऑप्शन ना होती तो हम इसको मैनर भी लगा सकते हैं, डिग्री और टाइम ये नहीं है। और अब हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं जो कि पेज नंबर 91 है, और आप देख सकते हैं कि अभी हमने थर्ड एमसीक्यू किया है, सॉरी फिफ्थ एमसीक्यू किया है, और अब ये सिक्स्थ एमसीक्यू है। वी वॉच्ड हिम गो, द अंडरलाइन वर्ड इज एंड डैश। अब पास्ट पार्टिसिपल ये क्यों नहीं है, और पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का लगना, मतलब वर्ब के साथ आईएनजी का लगना प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। जरन क्या होता है? अगर आप नाउन प्लस आईएनजी को देखें तो नाउन प्लस आईएनजी आपकी जरन कहलाती है। और अगर इन्फिनेटिव की बात की जाए, जो कि आपकी ऑप्शन यहां पर इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव कहते हैं जी अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ टू लगाओ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ टू लगाओ, या सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो और ये 4 ऑप्शंस आपको गिवन हो, तो ये इन्फिनेटिव है, इसे आप इन्फिनेटिव कहेंगे। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, ही इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग, ठीक है, उसको कुकिंग का शौक है, कुकिंग का शौक है, तो दैट मीन ये जरंड है। यहां पर जो है कुकिंग एक फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं इस्तेमाल हो रही है, एज अ नाउन कुकिंग को यूज किया जा रहा है, तो इसलिए ये जरंड है। और आप देख सकते हैं मैंने अभी आपको ये तीनों जो हैं चीजें समझाई हैं। तो उसके बाद अगर आप बात करें 8वें एमसीक्यू की, इफ यू हैड स्टडीड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड, मतलब यहां पर जो डी ऑप्शन गिवन है, तो वुड और विल हैव और विल इनकी ऑप्शन नहीं है। और उसके बाद 9th एमसीक्यू की बात करें, द शू इज प्रेसिंग ऑन माई टो। तो आप देख सकते हैं यहां पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनको अंडरलाइन किया हुआ है और इनकी कोई सेंस नहीं बन रही है, लेकिन इसके अंदर एक नाउन भी है, सॉरी प्रेपोजिशन भी है। ऑन एक प्रेपोजिशन है, ऑन, इन, ऑफ, विद, बिसाइड, बीनीथ, ओवर, ये सब आपके प्रेपोजिशन है। तो ऑन माई टो ग्रुप ऑफ, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसके अंदर ऑन भी है और दूसरे वर्ड्स को भी अंडरलाइन किया हुआ है।
तो ये हमारा प्रेपोजिशन फ्रेज कहलाएगा। प्रेपोजिशन को क्या कहते हैं? ऐसा अल्फाजों का मजमुआ, प्रेपोजिशन फ्रेज को, जो अपने ग्रुप, वर्ड्स के ग्रुप में एक प्रेपोजिशन भी रखे, उसको आप प्रेपोजिशन फ्रेज कहते हैं। नाउन फ्रेज, जाहिर सी बात है यहां पर नाउन होना था। एडवर्ब, इसमें एडवर्ब होना चाहिए था। एडजेक्टिव फ्रेज, इसके अंदर एडजेक्टिव होना था। Which of the following is an appropriate sentence? इसमें से आप देखें कि कौन सा appropriate sentence है। We are tired usually by the end of the day. We are tired by usually the end of the day. We are usually tired by the end of the day. तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपका ऑप्शन ठीक है, और वी आर टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे। ये आपकी अब रिव्यू 2 जो है खत्म हो चुकी है 5 से 8 चैप्टर की तक, और ये नहायत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके कॉन्सेप्चुअल ग्रामर की तरफ से, वोकेबलरी की तरफ से। तो प्लीज़ आप इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये मार्क्स गेनिंग एक्सरसाइज होती हैं। अब उसने लिखा हुआ है जी राइटिंग स्किल्स, सेम पेज है, पेज नंबर 91। तो राइटिंग स्किल्स एक्चुअली होते क्या हैं? मैंने आपको बहुत मरतबा बताया है कि राइटिंग स्किल्स लिखने के तरीके को कहते हैं। अगर आप ऑन वर्डिंग में लिख रहे हैं, वो सब के सब राइटिंग स्किल्स के अंदर आते हैं। वो कह रहा है राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी सोशल इशू, किसी भी समाजी बुराई, समाजी मसले के बारे में समाजी उन्वान लिखें, लेकिन आपने टॉपिक सेंटेंस बताना है। उसमें क्या है? स्पोर्टिंग डिटेल्स बतानी है, डेफिनेशन हो, कंपैरिजन हो, क्लैरिफिकेशन हो, एक्सप्लेनेशन हो, और मेन आइडिया भी डेवलप करना है। अप्रोप्रिएट प्रोनाउन, एंटीसीडेंट रिलेशनशिप भी हो, ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी हो, मतलब जितनी भी ग्रामर की चीज़ें हैं राइटिंग स्किल्स को मद्देनजर रखते हुए आपने उनको इस्तेमाल करनी है। उसके अलावा लिखा हुआ है जी ऑर्डर ऑफ द अरेंजिंग डिटेल्स, जर्नल टू स्पेसिफिक और सिक्वेंशियल एक्सेट्रा, इन सब को आपने गौर में रखते हुए पैराग्राफ को लिखना है। सो ये है जी हमारा पैराग्राफ, ड्रग अब्यूज अ थ्रेट टू सोसाइटी। ये जो आपकी नशावर अद्वियात हैं, ये एक माशरे के लिए खतरा है। तो ये पैराग्राफ है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ड्रग एडिक्शन इज अ सीरियस थ्रेट टू सोसाइटी टुडे। आप देख लें कि नशावर अद्वियात जो हैं, ये जो लोगों को नशे की लत लगी हुई है, ये बड़ा संजीदा संगीन मसला बन गया हमारे माशरे के लिए। फॉर द रीजंस दैट द लॉन्ग टर्म यूज ऑफ इट। अच्छा, अब ये खतरा हमारे माशरे के लिए क्यों बना है? इसकी वजूहत ये हैं कि लोग इनको बहुत लंबा अरसा इस्तेमाल करते हैं। कैन कॉज परमानेंट मेंटल एंड फिजिकल सिकनेस, जिसकी वजह से ये मुस्तकिल जहनी और जिस्मानी सिकनेस, बीमारी की वजह बन जाता है। उसके बाद लिखा हुआ है जी ड्रग एडिक्शन इज अ वेरी सीरियस थ्रेट फॉर एनी सोसाइटी। किसी भी माशरे के लिए, किसी भी समाज के लिए नशावर अद्वियात जो हैं वो बहुत संजीदा संगीन खतरा है। अगर सिर्फ पाकिस्तान की बात की जाए, देयर आर ऑलमोस्ट 5 मिलियन ड्रग एडिक्ट्स जो नशावर अद्वियात या नशे की जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनको कहते हैं नशा आवरों। वो 5 मिलियन तकरीबन हमारे पाकिस्तान में हैं। उसके बाद है जी बहुत से लोगों को आर एडिक्टेड टू ड्रग्स, नशे से जो है आदी हो जाते हैं। अंडरगो मेनी प्रॉब्लम्स सच एज पॉवर्टी, उनको बहुत से मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, जैसे कि गुर्बत, खानदान और सेहत के मसाइल। एडिक्ट्स हु डू नॉट हैव मनी टू बाय ड्रग्स, नशा आवर जिनके पास पैसे नहीं होते नशे को खरीदने के लिए, रिजॉर्ट टू स्टीलिंग, रुजू कर लेते हैं। रिजॉर्ट मतलब रुजू कर लेते हैं, चोरी, डकैती करते हैं, मतलब लोगों की डकैतियां घरों में जाकर डालते हैं। एंड ऑल टाइप ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज, और बहुत सी समाजी सरगर्मियों में मुलव्वस रहते हैं। क्रिएटिंग अ मिसबिहेव एंड मिसबैलेंस टू सोसाइटी, बदतमीजी और तवाज़न नहीं रहता हमारे माशरे में। सो दिस वॉज योर पैराग्राफ ऑन ड्रग अब्यूज आर थ्रेट टू सोसाइटी। पेज नंबर 91 के लास्ट क्वेश्चन को अगर आप देखें तो लिखा हुआ है जी राइट एनी एक्सपोजिटरी कॉम्पोजिशन शोइंग कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट बिटवीन थिंग्स, इवेंट्स, सिचुएशंस, प्लेसेस, एक्शंस, आइडियाज और प्रॉब्लम्स। आपने एक जो है इवेंट, चीज़ें, हालात, जगह, हरकत, ख्यालात और मसाइल बताने हैं, और आप लोगों को बहुत ज्यादा आइडिया आना चाहिए राइटिंग स्किल के अंदर इस तरह की ऑन वर्डिंग करने का। तो जी ये आपका एक एक्सपोजिटरी कंपोजिशन शोइंग कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट बिटवीन थिंग्स, इवेंट, सिचुएशन, प्लेसेस, एक्शंस, आइडियाज और प्रॉब्लम्स के ऊपर एक पैराग्राफ है जिसको हम ओवर पॉपुलेशन कहते हैं।
Like unemployment, overpopulation is also a headache for the countries. European countries have controlled their population. जैसे कि बेरोजगारी है, आबादी का बढ़ना भी हमारी सरदर्द बन चुका है, हमारी मतलब एशिया के जितने भी ममालिक हैं। लेकिन जो मगरबी ममालिक हैं, यूरोपियन ममालिक हैं, उन्होंने आबादी पर कंट्रोल पा लिया है। Their future projects are always according to their population. जितने भी उनके मुस्तकबिल के मंसूबे हैं वो उनकी आबादी के मुताबिक होते हैं। But the situation is becoming quite adverse in our country. लेकिन हमारे मुल्क में जो हालात हैं काफ़ी उल्ट है, मुतजाद हैं हमारे मुल्क में। At present the world population is over 600 millions. अगर आप मौजूदा दौर की बात करें तो दुनिया की जो आबादी है वो 600 millions तक पहुंच चुकी है। It is increasing at such a high rate that it would double in the next 40 years. ये इस तरीके से आबादी में इजाफा हो रहा है कि आने वाले 40 सालों के अंदर ये बहुत ज्यादा डबल जो है आबादी हो जाएगी। An estimate shows that after 2 years, 2 centuries, ये एस्टिमेट लगाया गया है कि 200 सदी मतलब 200 साल बाद देयर विल बी हार्डली एनी प्लेस टू स्टैंड ऑन द अर्थ, दुनिया पर खड़े होने की मुश्किल जगह होगी। और जो मगरबी ममालिक हैं, पॉपुलेशन हैज बीन चेक्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली प्लानिंग, बट इन एशिया, अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज अ थ्रेट टू द प्रोग्रेस ऑफ दीज कॉन्टिनेंट्स। जो मगरबी ममालिक हैं वहां पर आबादी को जो है वो चेक किया जाता है खानदानी मंसूबों की मदद से। लेकिन जो एशिया, अफ्रीका और मिडल ईस्ट के हैं वहां पर आबादी जो है वो हमारे बड़े आजमों की तरक्की के लिए, जो हमारे बड़े आजम हैं उनकी तरक्की के लिए खतरा बन रही हैं। आबादी की बात हो रही है। इन अंडरडेवलप्ड कंट्रीज लैक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जाहिर सी बात है जो भी मुल्क मतलब तरक्की नहीं कर सका, ममालिक जो तरक्की नहीं कर सके, उनमें कमी है ज़राए की, पैदावार के ज़राए की कमी है और उनकी आबादी में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। रैपिड ग्रोथ मे लीड टू शॉर्टेज ऑफ फूड, और जो आगे लेकर जा सकती है गजा की कमी में। दिस सिचुएशन मे लीड टू फेमाइन, और यही हालात अगर रहे तो कहत आ सकता है, हमें आजमाइश में डाला जा सकता है, क्योंकि खाने को कुछ नहीं होगा, शॉर्टेज हो जाएगी। द ओनली सोल्यूशन टू चेक द ग्रोइंग पॉपुलेशन इज द फैमिली प्लानिंग। सिर्फ और सिर्फ एक आपके पास चीज रह जाती है कि बढ़ती हुई आबादी के लिए आप जो है फैमिली प्लानिंग स्टार्ट कर दें, खानदानी मंसूबे जरा उसके बारे में सोचा करें आप लोग। देयर शुड बी नो लार्ज फैमिली सो दैट द बेटर एजुकेशन, फूड एंड मेडिकल फैसिलिटीज आर बी प्रोवाइडेड टू पीपल। अगर जो है ये बड़े खानदान नहीं होते हैं, खानदान बढ़ते नहीं हैं, तो हमें अच्छी तालीम, ग़िज़ा और तिब्बी सहूलियात लोगों तक मुहैया दस्तयाब की जा सकती हैं। तो अब बात आती है जी पेज नंबर 92 की। इस पर भी आपके राइटिंग स्किल्स का बहुत इम्तिहान लेने वाला है ये क्वेश्चन। राइट एन एसे ऑन अ जनरल सब्जेक्ट विद अ क्लियर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। आपने जो पैराग्राफ लेना है उसको बहुत साफ साफ उसके बारे में तारुफ करना है। प्रोवाइड की आइडियाज विच प्रूव, एक्सप्लेन और सपोर्ट द सेंट्रल थॉट। आपने इस तरह के ख्यालात, अहम ख्यालात को जो है बताना है जो साबित करेगा, वजाहत और मदद करेगा उसके सेंट्रल थॉट को, मतलब बताएगा कि किस तरह का आपने ऐसे लिखा है। यूज सेपरेट पैराग्राफ्स टू फॉर ईच की आइडिया। आपको चाहिए कि ऐसे के अंदर आप मुख्तलिफ जो हैं पैराग्राफ्स जो है लाइदा पैराग्राफ्स इस्तेमाल करें। इनकॉर्पोरेट एविडेंस, एग्जाम्पल्स, analogies, anecdotes or different points of view, elaborating an idea, opinion to support each key idea। आपने पूरी कोटेशंस, हकायक का ख्याल रखना है और डिफरेंट पॉइंट्स को भी अपने मद्देनजर रखना है ताकि वजाहत की जाए राय ख्याल की और आपको ईच की आइडिया भी उस ऐसे में सपोर्ट किया जा रहा हो। उसके बाद यूज अप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइसेस, ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू को भी ख्याल रखना है। टू कनेक्ट आइडियाज विद एन एंड बिटवीन पैराग्राफ्स, एड अ क्लोजिंग और समरी
paragraph with a synthesis of central idea, synthesis of each supporting idea, a general concluding statement. आपने इन सारी चीज़ों का मद्देनजर रखना है ताकि आपका एक पैराग्राफ बहुत अच्छा बन सके. यूज करेक्ट कन्वेंशंस ऑफ ग्रामर एंड पंक्चुएशन. आपने राबते ग्रामर और रमूज़ व अकाफ के बहुत ज़्यादा ख्याल रखने हैं. यूज अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी. आपको हर एक्सरसाइज में वोकैबुलरी कराई जाती है, आप उसको मुनफरिद करके अच्छे तरीके से करके इस्तेमाल करें इस ऐसे में. सो दिस इज आवर ऐसे जिसके अंदर हमने तमाम उन पॉइंट्स को जो हमने पेज 92 क्वेश्चन नंबर 3 जो है ऐसे के अंदर हमने पॉइंट्स को फॉलो किया है. दिस ऐसे वी हैव जस्ट टेकन एज एन फुल ग्रामेटिकल. आप समझ लेंगे फुल ग्रामेटिकल को हमने मद्देनजर रखते हुए इस चीज़ को यूज़ किया है. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. माई हॉबी मेरा मशगला होता है. अ हॉबी इज अ थिंग दैट वी डू फॉर आवर अम्यूजमेंट इन आवर लेजर टाइम. एक मशगला जो होता है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि हम अपनी लुत्फानंदोज होने के लिए फारिग वक्त के अंदर, लेजर टाइम, फारिग वक्त के अंदर लुत्फानंदोज होने के लिए हम करते हैं. माई हॉबी इज़ गार्डनिंग. मेरा जो मशगला है वो बागबानी है. दिस हॉबी एज कम्पेयर्ड विद अदर इज कॉस्टली. ये जो मेरा मशगला है इसको अगर मैं दूसरी मशगले से क्या करूं, मवाजना करूं, तो ये बहुत लागत वाला है. लागत मतलब इस पर पैसे सर्व किए जा सकते हैं, पैसे ज़्यादा लगते हैं. आई गेट सीड्स ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स. मैं जाता हूँ और बीज लेकर आता हूँ फूलों की. एंड सो दैम इन अ स्मॉल प्लॉट. और उनको बो देता हूँ. बोना प्लॉट के अंदर, छोटे से प्लॉट के अंदर, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, अपने घर के सामने. आई वाटर द सीड्स डेली. मैं हर रोज उन बीजों को पानी देता हूँ. आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, द स्मॉल प्लांट्स बिगिन टू पीप आउटसाइड. और जो छोटे से पौधे हैं वो बाहर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, जमीन से बाहर की तरफ. आई एक्सट्रैक्ट ऑल द अननेसेसरी प्लांट्स. एक्सट्रैक्ट मतलब खराब कर देना, उतार देना, तोड़ देना, गैर ज़रूरी पौधे जो भी साथ होते हैं. आफ्टर अ फ्यू डेज आई सी फ्लावर बेड्स रेडी टू ओपन देयर माउथ्स. और मैं कुछ दिनों बाद देखता हूँ कि फूलों की जितनी भी क्यारियाँ होती हैं वहाँ पर तैयार होते हैं, अपने अपने जो हैं गुलाब अपने अपने मुंह को खोल चुके होते हैं. मतलब अपने फूल जो होते हैं वो खिल चुके होते हैं. सून आफ्टर दिस वन डे आई फाइंड माई सेल्फ स्टैंडिंग इन द कंपनी ऑफ डिफरेंट कलरफुल फ्लावर्स. और जल्द ही, थोड़ी देर बाद, जल्द ही मैं क्या देखता हूं कि एक दिन मैं बहुत मुख्तलिफ रंग बिरंगे फूलों के सोहबत में खड़ा हुआ हूं, कंपनी में खड़ा हुआ हूं. दीज फ्लावर्स Soon after this, one day I find myself standing in the company of different colorful flowers. तो जल्द ही, कुछ देर बाद, कुछ दिनों बाद, मैं अपने आप को, खुद को मुख्तलिफ रंग बिरंगे फूलों में खड़ा देखता हूँ, उनकी सोबत में खड़ा देखता हूँ. दीज फ्लावर्स एमिट स्वीट फ्रेगनेंस. यू कैन जस्ट नॉट बिलीव दैट. वाकई में बहुत खूबसूरत किस्म की जो है फूलों की खुशबू आ रही होती है. आई लुक आफ्टर द फ्लावर्स वेरी वेल. और मैं फूलों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ. आई एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ दीज फ्लावर्स. और मैं इन फूलों की खूबसूरती को लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ, से लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ. व्हेन आई गेट tired or become sad. और जब मैं थका होता हूँ या मैं उदास होता हूँ, I go there. मैं उन फूलों में जाता हूँ, sit, और बैठ जाता हूँ उन्हीं की सोबत में, of these attractive flowers, इन अपनी तरफ खींचने वाले फूलों में. और मेरी तमाम जो है सैडनेस और मेरी तमाम जो है थकावट वो ख़त्म हो जाती है. So this was our essay on which we have discussed almost 7 to 8 points. जैसा कि आपको पता होता है कि चैप्टर के बिल्कुल आखिर में ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं जो आपको सिखाते हैं हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू टॉक विद द अदर पीपल, और किस तरह आपने छोटे छोटे जुमलों को दूसरों के साथ अदा करना है. तो लिखा हुआ है जी, प्रिपेयर अ क्लास प्रेजेंटेशन ऑन अ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर एज डिस्क्राइब इन द पोएम डैफोडिल्स. आप देखें जी, अगर आप कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर लें मुख्तलिफ पहलुओं पर, ठीक है, बहुत से पहलुओं पर जो कि कुदरत
के बारे में हो एंड प्रिपेयर अ क्लास प्रेजेंटेशन टू डिस्कस डू वी फॉलो द प्रिंसिपल लेड डाउन बाय द कायद, गिव आर्गुमेंट्स इन द फेवर एंड अगेंस्ट एंड ऑल्सो गिव कंक्लूजन। मतलब आपने ये तमाम किस्म की प्रेजेंटेशंस जो हैं इनको आपने कलेक्ट करना है, तैयार करना है, ताकि आप एक दूसरे से इंग्लिश में बात कर सकें और उसके बाद प्रेजेंटेशन के बाद आप एक दूसरे को आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, फीडबैक्स दे सकते हैं, यार किस तरह की आपकी कम्युनिकेशन है, मेरी किस तरह की है, क्या करेक्शंस आपको चाहिए। प्रिपेयर प्रेजेंटेशन ऑन मुस्लिम आर्किटेक्चर, जैसे कि आपने सुल्तान अहमद मस्जिद पढ़ी, क्योंकि आप रिव्यू 5 to 8 चैप्टर की कर रहे हैं तो इसलिए वो सारे चैप्टर्स को दोहरा रहा है, जो कि चैप्टर आपका 6 कायदे आज़म कायद विजन एंड पाकिस्तान था, फिर डेफोडिल आपका 5वां था, मुस्लिम आर्किटेक्चर जो है सुल्तान अहमद मस्जिद की वजह से बताया जा रहा है, और आज जो हमने चैप्टर वाइंड अप किया है वो है डिस्कस द इमेजरी यूज इन द पोएम स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। तो मेरा नहीं ख्याल है आपको अब इमेजरी इस वीडियो के बाद, पूरी वीडियो देखने के बाद आपको इमेजरी के बारे में कोई डाउट रह गया होगा। स्टॉपिंग बाय वर्ड्स हमारा 8th चैप्टर था। दिस वाज आवर लास्ट पेज ऑफ दिस एक्सरसाइज। अल्लाह हाफ़िज़।